वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एचटेट के लिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसका पार्ट 1 मैं आज लेके आई हूँ। ये 500 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी। ठीक है, तो एक दिन में तो 500 नहीं हो सकते क्योंकि अभी मैराथन क्लास नहीं है ये। तो 500 के लिए मैं 20, 25, 30, किसी दिन 40 ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो सेशन अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पार्ट 1। क्वेश्चन 1 है, ऑल द सेलेसियल बॉडीज आर मेड अप ऑफ। तो जो सारी जो सेलेसियल बॉडीज हैं वो किससे बनी होती हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब हम 4 ऑप्शन देते हैं तो उसमें ऑप्शन को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। मैं वैसे क्वेश्चन को रिवाइज वो करवा दूंगी, कंसेप्ट को क्लियर। ठीक है, तो सेलेसियल जो बॉडीज हैं वो बनी हुई हैं गैसेज और डस्ट पार्टिकल से। अब सेलेसियल बॉडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या क्या है उसमें, हम है ना, हमें आकाश में, आसमान में कोई भी चीज़, जो कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, मतलब कुछ भी आसमान में यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी हमें दिखाई देता है वो सारे सेलेसियल बॉडीज़ में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें स्टार्स भी रहेंगे, प्लैनेट्स भी रहेंगे, कॉमेट्स भी रहेंगे, एस्टेरॉयड्स भी, मटियोरॉयड्स भी। ठीक है, सारे, चाहे सैटेलाइट भी है, हर वो ऑब्जेक्ट जो आसमान में दिखाई दे रहा है हमें, वो सारे सेलेसियल बॉडीज में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फोर्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। भाई मूवमेंट है जो प्लैनेट की, वो कौन सा फोर्स कंट्रोल करता है, तो वो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे क्या होता है ना, सन के चारों प्लेनेट जो हैं वो मूवमेंट करते हैं ऑर्बिटल पाथ पे। ठीक है, ऑर्बिटल पाथ जो रहता है उस पर मूवमेंट करेंगे तो भाई कुछ तो ऐसा फोर्स होगा ना जो उसको कंट्रोल करेगा, उसकी मूवमेंट को। ठीक है, तो वो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, हर प्लेनेट का अपना साइज और मास पूछ लेते हैं। ये भी किस पे डिसाइड होता है, ये प्लेनेट का, जो प्लेनेट होता है हर प्लेनेट का साइज अलग होता है और उसका मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, ये दोनों चीज इस पे डिपेंड करता है कि भाई उस जो प्लेनेट है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा। नहीं तो कम ज्यादा होगा तो क्या होएगा, या तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करने देगा। अब सोचो कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है किसी प्लेनेट में ज्यादा हो जाए, उसके साइज और मास के अकॉर्डिंग ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि वो मूवमेंट करने ही नहीं देगा उसको। ठीक है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है यही मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फिर है नेक्स्ट, हु प्रोपोज्ड जियोसेंट्रिक थ्योरी। भाई जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी कि इसमें माना गया था कि जो अर्थ है ना, अर्थ वो सेंटर है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसा कि इसमें अर्थ को सेंटर माना गया था पूरे यूनिवर्स में। पूरे यूनिवर्स में अर्थ को सेंटर माना गया है। बाकी जो ऑल ऑब्जेक्ट हैं, बाकी जो सेलेसियल जो बाकी की बॉडीज हैं, उनको जो अर्थ के अराउंड माना गया है। ठीक है, बाकी सारे अलग हैं, मतलब इसके साइड में है। मेन जो फोकस है वो है अर्थ। तो ये दी थी पेटोलमी ने। ठीक है, पेटोलमी ने ये दी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें माना गया था कि भाई जो अर्थ है वो सेंटर में है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट हैं वो इसके अराउंड हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीनी बॉल हाइपोथेसिस वाज जनरेटेड इन। भाई टीनी बॉल एक हाइपोथेसिस था, छोटी बॉल मतलब, वो किस में जनरेट किया गया था, तो वो किया गया था बिग बैंग थ्योरी में। बिग बैंग थ्योरी की मैं बात करूं, बिग बैंग थ्योरी क्या है कि इसमें माना गया था कि जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है ना, पूरा जो यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो एक पॉइंट, मतलब कि एक छोटी सी बॉल, वो कब 15 अरब साल पहले की बात है ये। भाई 15 अरब साल पहले तक जो यूनिवर्स था ना वो एक छोटी सी बॉल की तरह था। फिर उसमें कोई विस्फोट हुआ है जिसकी वजह से, अब सोचो कि भाई अगर बॉल है, बॉल में कोई विस्फोट करेंगे तो क्या होगा, फटेगी बॉल। ठीक है, तो वो बॉल में जब वो विस्फोट हुआ है तो इतनी दूर ये कण गए हैं, ऐसे 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 विस्फोट होने के बाद, और इतनी स्पीड से गए हैं ये, तब ये ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, तब ब्रह्मांड बना है। ये थ्योरी बोलती है बिग बैंग थ्योरी। तो उसी में ये कंसेप्ट था टीनी बॉल हाइपोथेसिस का। ठीक है, समझ में आ गया ना।
तो अब हम देखते हैं कि भाई ये मतलब इसकी जो स्पीड थी, फिर जो ये विस्फोट हुआ है, कण जो एक बॉल है, ये छोटे से या बिंदु था, तो ऐसे ऐसे जो वो प्रकाश की गति बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रकाश की गति से मतलब भी उनका जो विस्फोट था वो इतनी स्पीडली से था कि भाई उसके बाद इतना बड़ा ये ब्रह्मांड बना है, नहीं तो पहले एक छोटा सा बिंदु माना गया है। ये बोलती है बिग बैंग थ्योरी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, who propounded that solar system is a small part of universe। ये किसने बोला है कि जो सोलर सिस्टम है यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है? तो ये बोला है हर्शेल ने। हर्शेल ने बोला है ये कि जो यूनिवर्स का छोटा सा पार्ट है सोलर सिस्टम। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ हुम। बिग बैंग थ्योरी मैंने आपको बता दी क्या थी, तो वो जो एविडेंस थे, सबूत थे, वो किसने इसके पेश किए थे? वो थे जॉर्ज लेमैत्रे। जॉर्ज लेमैत्रे ने ये बिग बैंग थ्योरी के ये जो सबूत हैं, एविडेंस है, ये पेश किए थे कि भाई ये एक छोटे से बिंदु की तरह था पहले ब्रह्मांड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, बाहरी सबसे जो लेयर है सन की, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरोना। तो हम सन की सारी लेयर देखनी पड़ेंगी हमें, तभी तो पता चलेगा कि आउटर मोस्ट लेयर कोरोना है, ठीक है। तो सन की दो तरह की लेयर होती हैं, एक इनर लेयर, इनर, एक आउटर। तो इनर में कौन सी होती है? इनर में है कोर, फिर है रेडियो, एक सेकंड लिख देती हूँ, रेडिएटिव जोन, ठीक है, रेडिएटिव जोन है, और उसके बाद है कन्वेक्टिव जोन। ये है इनर लेयर, ठीक है। कोर है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन है, ठीक है। इसके बाद है आउटर जो लेयर है, उसमें सबसे पहले क्या आती है? फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर, फिर है क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, और फिर है जो आउटर मोस्ट है वो है कोरोना, ठीक है। ये 6 की 6 लेयर, मतलब टोटल हो गई 6 लेयर। अगर डीपली पूछे तो 6 लेयर हो गई, नहीं तो इनर और आउटर, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई फिर कोरोना। अब मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ, तब और बाकी बताती हूँ। फिर टेम्परेचर की बात करें, अगर कोरोना के टेम्परेचर की हम बात करें तो ये रहेगा फ़ारेनहाइट में 9 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में 9 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा कोरोना का जो टेम्परेचर है। फिर कोरोना जो लेयर है ना, वो मोस्टली जो सन का इक्लिप्स होता है, ठीक है, उसके टाइम पे हमें दिखाई देती है। ये जो लेयर अगर पूछ लें तो सन इक्लिप्स के टाइम पे हमें दिखाई देती है। फिर है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलर जो कोरोना है मेनली कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ से बनी है मोस्टली? तो मोस्टली ये मोल्टन जो लावा है, मेल्टेड जो लावा है, उससे ये बनी हुई है। फिर है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ नियर अबाउट। सरफेस टेम्परेचर की अगर हम सन की बात करें तो वो है 6000 के का मतलब समझ लो, यहाँ पे के का मतलब होता है केल्विन। देखो हम टेम्परेचर को ना 3 उससे माप मेजरमेंट कर सकते हैं, एक तो डिग्रीज फ़ारेनहाइट में, डिग्रीज सेल्सियस में, और एक इसमें केल्विन में, ठीक है। तो 3 तरह से मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट और ये जो डिग्री सेल्सियस है ये यूज़ करते हैं। लेकिन केल्विन कहाँ पे यूज़ किया गया है? केल्विन या तो बिल्कुल कम टेम्परेचर होना, बिल्कुल कम, ठीक है, किसी जगह का, या बिल्कुल ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसका क्या है ना, या अब इसमें फ़ारेनहाइट में डिग्री में लिखते तो हमें बहुत सारी ऐसे लाख 10 लाख ऐसे दिखाना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए केल्विन में इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा है सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है, तो इसको 6000 केल्विन में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ब्लैक होल इज, ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल क्या है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस है विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल के, मतलब कि एक वो ऐसी जगह है अंतरिक्ष में, ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जिसका जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो उसमें इतना ज़्यादा है कि उसके कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे जैसे ब्लैक होल है तो इसके कॉन्टैक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे कोई प्लेनेट आए या कोई सन आए या कोई कॉमेट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसमें ये अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ये अपनी तरफ खींचता है और वो इसमें गिर जाता है।
वो ख़त्म हो जाता है, फिर परमानेंटली वो उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उसी को ब्लैक होल ये एक जगह बोली गई है। फिर जो है कि भाई इफ़ देर इज़ नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी, तो अगर सन नहीं होगा तो जो स्काई का कलर है वो कैसा होएगा, पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, तो ये ब्लैक होएगा। ठीक है, ब्लैक होगा। इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के नियर कौन सा है, वो है वीनस। ठीक है, सन के नियर पूछ ले तो वो है मरकरी, और अर्थ के नियर है वीनस। अर्थ वीनस को ना अर्थ का ट्विंस भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि साइज और शेप के अकॉर्डिंग मोस्टली इसका साइज और शेप क्या है, वो लगभग बराबर है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विंस भी बोला जाता है वीनस को। फिर जो है क्वेश्चन विच प्लैनेट इज लार्जेस्ट इन इनर प्लैनेट, भाई सबसे ज़्यादा इनर प्लैनेट में कौन सा ज़्यादा है, तो वो है अर्थ। इनर प्लैनेट कौन से होते हैं, देखो जो प्लैनेट है ना टोटल क्या हो गए, टोटल 8 प्लैनेट है, तो उसमें से 4 तो हैं इनर और 4 हैं आउटर, टोटल ऐसे होते हैं ये। तो इनर जो प्लैनेट है उसमें हम काउंट करते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, तो ये 4 तो हो गए इनर प्लैनेट, और फिर जो आउटर प्लैनेट है वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपटून, ये 4 हो गए आउटर प्लैनेट। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, जो इनर प्लैनेट में सबसे ज़्यादा बड़ा है वो है अर्थ, तीसरे नंबर का प्लैनेट रहेगा। जीवन अर्थ पे ही है। ठीक है, इसका अर्थ और वीनस इनके आपस में ये ट्विंस हैं। मार्स सबसे, ये मरकरी है जो सबसे छोटा है। ठीक है, और क्या है इनर प्लैनेट, उसको टेरेस्ट्रियल, इनर प्लैनेट को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, या रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये रॉक से बने हुए होते हैं। आउटर प्लैनेट को क्या बोलते हैं, जोवियन, जोवियन प्लैनेट। गैस जाइंट भी बोलते हैं आउटर प्लैनेट को। ठीक है, गैस जाइंट भी। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन के साथ कितने सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये नहीं कि कई सारी इसमें थ्योरी दी गई है जो एग्जाम में पूछते हैं बार बार ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्या है, द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे हॉटेस्ट जो प्लैनेट है वो है वीनस। तो वीनस को एक तो अर्थ का ट्विंस बोला जाता ही है, सेकंड नंबर का ये प्लैनेट रहेगा, रॉकी प्लैनेट रहेगा। ठीक है, इसका जो एक चक्कर है सूर्य के चारों तरफ वो है 224.7 डेज का। ठीक है, ये भी याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में पूछने का पता नहीं होता क्या पूछ ले। विच 2 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट, नो नेचुरल होना चाहिए, बल्कि ये ना यहाँ पे नेचुरल हो रहेगा, नेचुरल। ठीक है, जिसके नेचुरल सैटेलाइट नहीं है तो वो है मरकरी और वीनस। ठीक है, इनका नेचुरल कोई सैटेलाइट नहीं है इनके। तो ये क्या, मरकरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्लैनेट है। ठीक है, सबसे छोटा भी है, और इसका जो डिस्टेंस है सन से जो डिस्टेंस है वो लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, और 88 डेज में ये अपना जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर है वो कंप्लीट करता है। और वीनस का मैंने आपको अभी पहले बताया ही था इस क्वेश्चन से पहले ही, तो बार बार रिपीट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं हु प्रपोज्ड हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अभी हमने जियोसेंट्रिक थ्योरी देखी थी जिसमें हमने अर्थ को सेंटर माना था। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या बोलती है कि भाई इसमें अर्थ की बजाय और सूर्य को, ठीक है, सन को क्या है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में सूर्य को माना है, सूर्य को सेंटर माना है। ठीक है, और ये दी थी कोपरनिक्स ने, कब दी थी, 1543 में। ये भी पूछ लेते हैं, निकोलस कोपरनिक्स ने दी थी, निकोलस कोपरनिक्स 1543 में दी थी। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई पृथ्वी के बजाय सूर्य जो है ना वो सौरमंडल का, मतलब कि वो यूनिवर्स का क्या है, सेंटर है, ये मानना था इसमें हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में। इसके बाद देखते हैं द अर्लियर थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ वाज प्रपोज्ड बाय हुम। जो अर्लियर थ्योरी थी वो किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई थी, तो वो की गई थी इमानुएल कांट ने। ठीक है, इमानुएल कांट ने की थी इसको। और ये क्या थ्योरी थी, ये थी नेबुलर हाइपोथेसिस। अगर वो थ्योरी की भी बात कर ले, अर्लियर जो थ्योरी थी जो कांट ने दी थी तो वो रहेगी नेबुलर हाइपोथेसिस,
नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी का नाम था। ठीक है, और ये मतलब डेवलप की गई थी कांट के द्वारा, लेकिन इसको मॉडिफाइड किया गया है, इस थ्योरी को मॉडिफाइड किया गया, इसका मॉडिफाइड रूप है अभी जो है, ठीक है, मॉडिफाइड किया गया है, जो 1796 में मॉडिफाइड किया गया है पियरे लैपलेस ने। ये भी मैं लिख देती हूँ, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर लिखती हूँ, ताकि वो की थी पियरे लैपलेस ने। ठीक है, ये लिख लेना, ये मॉडिफाइड की गई 1796 में, जो नेबुलर हाइपोथेसिस है मॉडिफाइड की गई है 1796 में, पियरे लैपलेस के द्वारा मॉडिफाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु प्रोपाउंडेड टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो है सर जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी के द्वारा। ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस का पूछ लेते हैं, तो जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी के द्वारा ये किया गया था, टाइडल दिया गया था, टाइडल हाइपोथेसिस। इसके बाद देखते हैं, as we proceed from equator to poles the daily range of temperature tends to, तो क्या होएगा, जैसे जैसे हम इक्वेटर से खुद सोचो, जैसे जैसे हम इक्वेटर से और पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या रहेगा, जो टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो सन की जो लाइट पड़ती है वो सबसे ज़्यादा किस पे पड़ती है, इक्वेटर पे, और जो पोल्स हैं उनको सिर्फ स्लैंटिंग लाइन वो रेज मिलती है। पूछ लेते हैं, सन जो पोल्स पे है वो कौन सी रेज जाती है, वो स्लैंटिंग, ठीक है, तिरछी करने जाती है, सीधी कभी पड़ती ही नहीं है, ठीक है, पोल्स की तरफ, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम होता जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। देखो इस सीरीज में ना काफ़ी कुछ आपको मिलेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको सेशन को ज़रूर शेयर करें, और अपने जो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताया करो, आपको सेशन कैसा लग रहा है। तब तक ये HTET तक CTET तक ये सीरीज ऐसे ही चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।